आज की क्लास में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है 16 महाजनपद। और किस तरह से इन 16 महाजनपदों में से ही एक महाजनपद जिसका नाम है मगध, वो एक ऐसा महाजनपद बना जहाँ पे चल कर के आगे बहुत बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। बहुत महान शासकों ने जो है इस मगध महाजनपद में अपने वंशों की स्थापना की और बहुत से शक्तिशाली राजाओं ने इस पर शासन किया। जैसे कि बात करें मौर्य साम्राज्य की और गुप्त साम्राज्य की, ये दोनों ही साम्राज्य जो थे इनकी स्थापना मगध में हुई थी। और साथ ही साथ में इनके कुछ इंपॉर्टेंट राजा जैसे कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, ये सारे के सारे जो हैं वो इसी क्षेत्र में शासन करने वाले राजा थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 महाजनपद, जिनमें से एक महाजनपद मगध जो है वो किस तरह से उदय हुआ। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो 16 महाजनपद हैं ये कौन कौन से हैं और ये वर्तमान समय में कौन कौन से एरिया में सिचुएटेड हैं, ताकि आपको एक लोकेशन इनका पता चले। और आगे जब आप देखेंगे कि क्यों मगध ही एक जो है वो सेंटर पॉइंट बना, जिसने धीरे 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 करके बाकी के जितने भी ये महाजनपद थे उनको अपने अंडर कर लिया। सबसे पहले तो महाजनपद होते क्या है। महाजनपदों में से महाशब्द को हटा दिया जाए तो बनता है यहाँ पे जनपद। अब ये जनपद क्या थे और बाद में ये महाजनपद क्या बने। तो जनपद एक ऐसा एरिया होता था जहाँ पे किसी एक जाति, जनजाति या समूह के लोग जो थे वो पहले निवास करते थे। उस क्षेत्र को बोल दिया जाता था जनपद, जहाँ पे किसी एक कैटेगरी के लोग जो थे वो निवास करते थे। और ऐसा बेसिकली होता था आपके वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो है वो जनपद है। जैसे ही आपका वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ, तो मेनली अगर और डिटेल में बात करें तो 6th सेंचुरी बीसी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये जनपद जो थे ये महाजनपदों में बदलना शुरू हो गए। महाजनपद मीन्स जनपद यानी कि जहाँ पे किसी एक कैटेगरी या एक जन के लोग जो थे निवास करते थे। महाजनपद आ जाएंगे कि महा और जनपद, महा का मतलब हो जाता है यहाँ पे महान, और जनपद का मतलब हो जाता है जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग निवास करते हैं, लोगों का क्षेत्र। तो महाजनपद का आंसर हो जाएगा महान लोगों का क्षेत्र। तो महाजनपद क्या हो जाते हैं आगे, जनपद ही आप क्या क्या बनते हैं, महाजनपद बनते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। और ये टोटल कितने होते हैं, 16 महाजनपद होते हैं। हम मैप के थ्रू भी देखेंगे और साथ ही साथ में इनकी कैपिटल के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले 16 महाजनपदों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और शक्तिशाली जनपद आता है वो आता है आपका नंबर 1, मगध जनपद। आगे चल करके ये जनपद ही अपने आस पड़ोस के जितने भी जनपद होते हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे जो भी वंश स्थापित होते हैं वो इस एरिया को जीत लेते हैं। मगध के बाद दूसरा आता है आपका अंग जनपद। ये अंग जनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मगध के बिल्कुल साथ में लगता हुआ जनपद था। सबसे पहले मगध, सेकंड पे आता है अंग, फिर थर्ड पे आता है आपका काशी। इसी के साथ लगता हुआ ऊपर को, मगध के साथ लगता हुआ ऊपर को जनपद आता है काशी। फिर उसके बाद आता है आपका कौशल, फिर कौशल के बाद आता है मल्ल जनपद, फिर आता है आपका चेदी जनपद, फिर आता है आपका कुरु जनपद, फिर उसके बाद आता है आपका वत्स जनपद, फिर उसके बाद आता है पांचाल जनपद। पांचाल जनपद के बाद आता है सूरसेन जनपद, सूरसेन के बाद आता है मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद। उसके बाद आता है अश्मक जनपद। अश्मक यहाँ पे आप बोल सकते हैं दक्षिणी भारत का एक जनपद था अश्मक, अश्मक जनपद। फिर आता है अवंती जनपद, फिर आता है कंबोज जनपद, फिर आता है गांधार जनपद, और फिर आता है एंड में भज्जी जनपद। तो ये टोटल कितने थे, 16 महाजनपद थे। आपको इनका एरिया एक बार अच्छे से याद हो जाना चाहिए
क्योंकि हम 16 महाजनपदों में से भी मगध महाजनपद की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप मगध जनपद के आसपास के जनपदों का एरिया एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब हम वंश पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो वंशों के राजा होंगे वो अपने आस पड़ोस के जनपदों पर एक तरह से जो है वो साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो ये है आपका मगध महाजनपद। इसके एक साइड में यहाँ पे है अंग महाजनपद, यहाँ ऊपर की तरफ को है आपका काशी महाजनपद, फिर इधर को है आपका भज्जी महाजनपद, यहाँ को है आपका वत्स, और यहाँ पे है आपका मल्ल जनपद। उसके बाद जो मेन है ये मगध के आसपास के जनपद हैं जिनको ये ऑक्यूपाई करेंगे। आगे हम जो है वो मगध के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मगध महाजनपद जो है वो एक बड़ा जनपद बनता है। मगध महाजनपद को पढ़ने से पहले आप 16 महाजनपदों की कैपिटल एक बार देख लीजिए, और साथ ही साथ में वर्तमान समय में अगर ये महाजनपद होते तो कौन सा एरिया भारत का इनके अंतर्गत आता, इसके बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहले तो मगध जब महाजनपद था 6th सेंचुरी बीसी में इनका स्टार्ट हुए थे ये महाजनपद। तो 6ठी शताब्दी से पूर्व में जब मगध महाजनपद था तो राजगिरी इसकी कैपिटल थी, आगे चल करके गिरिबज्र भी बनी, लेकिन स्टार्टिंग में राजगिरी थी। अगर आज के टाइम पे ये एरिया होता तो वर्तमान समय का पटना और गया जो है वो इसके अंतर्गत आते। फिर नेक्स्ट आता है अंग महाजनपद, चंपा इसकी कैपिटल थी, और भागलपुर और मुंगेर का एरिया जो है वो इसके अंतर्गत आता। थर्ड आता है काशी। काशी महाजनपद की जो कैपिटल थी वो थी वाराणसी, और आज के समय का जो वाराणसी है वही उसके अंतर्गत आता। नेक्स्ट है कौशल। कौशल महाजनपद की कैपिटल है श्रावस्ती, और आज के टाइम पे जो अयोध्या का एरिया है वो इसके अंतर्गत आता। फिर फिफ्थ आता है आपका मल्ल। मल्ल महाजनपद की कैपिटल है कुशीनगर, और आज का जो गोरखपुर का एरिया है वो इसके अंतर्गत आता। नेक्स्ट है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की कैपिटल जो है वो शक्तिमठ है। कहीं पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट नाम भी देखने को मिल सकता है इसका, चेदी की जो कैपिटल है, और आज का जो बुंदेलखंड का एरिया है वो इस महाजनपद के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आएगा कुरु। कुरु की जो महाजनपद की जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ है, और आज का जो दिल्ली वाला एरिया जो है, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था, तो दिल्ली का एरिया इसके अंतर्गत आएगा। फिर आता है आठवां वत्स। इसका जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी थी, और आज का जो इलाहाबाद वाला एरिया था वो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है पांचाल। पांचाल की जो कैपिटल थी पांचाल महाजनपद की, वो काम्पिल्य इसकी कैपिटल थी, और आज का बुंदेलखंड का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की कैपिटल रही है मथुरा, और आज का मथुरा का एरिया ही इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल थी विराटनगर, और आज का जयपुर वाला एरिया जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है असमक। पोटली या पोतन नामक जो जगह थी वो इसकी कैपिटल थी, और आज का महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है अवंती। उज्जैन या महिष्मती, ज्यादातर बुक्स में आपको उज्जैन देखने को मिलेगी, अवंती की कैपिटल महाजनपद की, और इस आज के टाइम का जो मालवा वाला एरिया है वो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है कंबोज। इसकी कैपिटल है हाटक, और आज का जो मथुरा वाला एरिया है वो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है गांधार। गांधार की कैपिटल है तक्षशिला, और पेशावर और रावलपिंडी वाला जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आएगा, पाकिस्तान वाला। नेक्स्ट आता है भज्जी। तो वैशाली इसकी कैपिटल है, ज़्यादातर इसमें आपको वैशाली ही मिलेगा, मिथिला भी है, और मिथिला बिहार वाला जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो ये कुछ 16 आपके महाजनपदों के नाम है, साथ में उस टाइम पे उनकी कैपिटल क्या क्या थी, और थर्ड अगर आज के टाइम पे वो होते तो वो कहाँ कहाँ पे स्थित होते। ये सारे के सारे आपके 16 महाजनपद जो हैं वो बताए गए हैं। आता है मगध महाजनपद, अब जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो 16 महाजनपदों में से क्यों मगध महाजनपद ही जो है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य आगे इसमें स्थापित हुआ, या फिर आगे चल करके मगध का ही जनपद, मगध महाजनपद जो है उसका अस्तित्व रहा। तो सबसे पहले तो मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका जो ज्योग्राफिकल
स्ट्रक्चर था वही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मगध के ज़्यादातर हिस्से में या तो पहाड़ी एरिया था या तो ये नदियों के जाल से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता था कि मगध के एरिया पर आक्रमण करना या उसको जो है किसी को ऑक्यूपाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था किसी दूसरे महाजनपद को। तो मगध क्या था, ज्योग्राफिकल अगर उससे देखा जाए, एरिया से देखा जाए, तो वो एक सेफ प्लेस था, महाजनपद जो था मगध। तो जिसके चक्कर में क्या होता था कि बाकी महाजनपद काफ़ी टाइम जो है इस पर आक्रमण नहीं कर पाते थे, इजीली जो है वो सेना यहाँ पर नहीं पहुँच पाती थी, जिसकी वजह से मगध महाजनपद जो है वो काफ़ी सेफ रहा। तो मगध महाजनपद के ही जो राजा होते थे वो दूसरे जनपदों में जाकर के आक्रमण करते थे, दूसरे बहुत कम कर पाते थे, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल एरिया एक ऐसा था। आगे आता है कि मगध महाजनपद में हमें जो प्रॉपर डिटेल मिलना शुरू होती है कि कहाँ पे कौन सा राजा था, वो हर्यक वंश से होती है। हर्यक वंश से आप बोल सकते हैं कि मगध महाजनपद के बारे में हमें एक डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चलती है कि क्या कौन सा राजा था, कौन कौन से एरिया को जीता। इससे पहले मगध का सबसे पहले जो हमें वर्णन मिलता है, मगध महाजनपद का जो वर्णन मिलता है, वो मिलता है हमें अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सबसे पहले हमें मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें महाभारत महाभारत और पुराण ग्रंथों में भी मगध के बारे में पता चलता है। बोला जाता है कि मगध में एक राजा हुए थे बृहद्रथ। बृहद्रथ और आगे उनके बेटे जरासंध का पता चलता है कि ये मगध के शासक थे और इन्होंने वहां पर शासन किया था। इसके अलावा मगध के बारे में और कोई इतना इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ इसका पहला उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है और महाभारत और पुराण ग्रंथों में भी इसके बारे में पता चलता है। आगे डिटेल में जो जानकारी मिलती है वो हमें हर्यक वंश से मिलना स्टार्ट होती है कि किस तरह से हर्यक वंश ने जो है वो मगध महाजनपद में आस पड़ोस के महाजनपदों को भी मिलाया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जो कि है हर्यक वंश साम्राज्य बोल लो या हर्यक वंश बोल लो। सबसे पहले हर्यक वंश का जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं बिंबिसार। और ये जब हर्यक वंश की स्थापना करते हैं तो राजगिरी नगर को जो है अपनी कैपिटल बनाते हैं और इन्होंने 544 से लेकर के 492 तक इन्होंने शासन किया था। बेसिकली पूरे वंश ने शासन किया था 412 तक। 544 से लेकर के 412, क्योंकि बीसी का टाइम पीरियड चला है तो बैकडेट की तरफ को चलेंगे। हर्यक वंश के बिंबिसार ने शासन किया था। अब ये जो बिंबिसार थे ये बहुत इंटेलिजेंट शासक थे। इन्होंने आस पड़ोस के जो आपके महाजनपद हमने पढ़े, या तो उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए या तो इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए। जैसे कि मगध के जो आस पड़ोस के एरिया थे, जैसे लिच्छवी आते हैं एक, लिच्छवियों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर उसके बाद कौशल हमने साथ में पढ़ा। कौशल भी एक महाजनपद था मगध के साथ ऊपर की तरफ को। यहाँ कौशलों की बेटी के साथ इन्होंने शादी की। फिर एक मद्र करके जगह आती है, मद्र राजा आते हैं, वहाँ से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इस तरह से उन्होंने मगध महाजनपद के जो आस पड़ोस में जिनसे खतरा रहता था, सबसे ज़्यादा खतरा रहता था मगध के जो आसपास के एरिया थे कि कहीं वो आक्रमण ना कर दे मगध के ऊपर, तो आस पड़ोस के एरिया के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा मगध के बिंबिसार ने क्या किया कि जो अवंती के राजा थे उनके साथ इन्होंने काफी ज्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध थे, मित्र थे अवंती के राजा इनके। इसके बाद गांधार गांधार और सिंध के राजा भी इनके क्या थे, दोस्त थे, जिसके चलते इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को और ज्यादा सेफ बनाया। अब देखो, कोई भी साम्राज्य होता है उसको दो लोगों से खतरा होता है। एक तो उस राज्य को खतरा होता है जो उसकी बाउंड्री पे दूसरे राजा होते हैं, और दूसरा इसको खतरा होता है जो
अदर कोई शक्तिशाली राजा होते हैं, भले वो दूर ही क्यों ना हो बैठे हुए, वो किसी दूसरे की सहायता करके भी जो है वो आक्रमण कर सकते हैं आपके मगध वाले एरिया पे। तो बिंबिसार इतना इंटेलिजेंट था, उसने अपने आस पड़ोस जैसे लिच्छवी राजकुमार था, सॉरी लिच्छवी साम्राज्य था, वहाँ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशलों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मद्र जो एक और छोटा सा साम्राज्य पड़ता था, वहाँ पे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जो दूर के साम्राज्य थे जैसे गांधार हो गया, फिर सिंध हो गया, इसके बाद अंग साम्राज्य हो गया, महाजनपद हो गया, इनके साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और इस तरह से उसने खुद को और मगध साम्राज्य को सेफ बनाया। सेकंड, इसकी कैपिटल आपने याद रखनी है कि बिंबिसार ने किसको कैपिटल बनाया था? राजगिरी को कैपिटल बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट राजा आते हैं हमारे पास हर्यक वंश के ही अजातशत्रु। अजातशत्रु जो हैं वो अ, बिंबिसार के बेटे होते हैं और ये बिंबिसार के बाद जो है वो शासक बनते हैं। अजातशत्रु के टाइम पीरियड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। सबसे पहली तो इनके टाइम पीरियड में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब उन्होंने अपना देह त्याग दिया था महात्मा बुद्ध। सेकंड, इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति भी करवाई थी राजगृह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अजातशत्रु से रिलेटेड। सबसे पहले तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंध रखते थे। अजातशत्रु के टाइम पीरियड में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेकंड, इन्होंने एक बौद्ध संगति यानी कि बौद्ध मीटिंग करवाई थी, हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि संगति क्या है, एक बौद्ध मीटिंग इन्होंने बुलवाई थी। तो अजातशत्रु जो है ये काफी इंपॉर्टेंट शासक होते हैं और स्थापक होते हैं महापद्मानंद। जैसे कि मैंने बताया कि महापद्मानंद क्या करते हैं, कालाशोक की धोखे से हत्या कर देते हैं और उसके बच्चों के आगे संरक्षक बन जाते हैं। और धीरे 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 संरक्षक ही क्या कर देता है, शिशुनाग वंश का अंत कर देता है और नंद वंश की ये स्थापना कर देते हैं अपने सरनेम से, महापद्मानंद से नंद वंश की स्थापना। तो महापद्मानंद जो हुए वो नंद वंश के संस्थापक हुए। कुछ जगह पर इनका नाम उग्रसेन भी हमें देखने को मिलता है, कुछ ग्रंथों में इनका नाम उग्रसेन देखने को मिलता है। तो कभी क्वेश्चन में अगर आ जाए और महापद्मानंद ऑप्शन में ना हो, अग्रसेन ऑप्शन में हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उग्रसेन। ये एक शक्तिशाली राजा था और इसने मगध का और आगे विस्तार किया। ऐसा बोला जाता है कि महापद्मानंद के टाइम पीरियड में मगध ने कलिंग पर अधिकार कर लिया था। इक्ष्वाकु एरिया आता है, वहां पर इसने अधिकार कर लिया था महापद्मानंद ने। पांचाल में भी इसने एरिया स्थापित कर लिया था। इसने अश्मक महाजनपद पर भी अधिकार कर लिया था। इसने मिथिला क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। इसने काशी क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। कलिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, कलिंग पर भी इसने अधिकार कर लिया था और इसने इंद्रप्रस्थ पर भी अधिकार कर लिया था। तो महापद्मानंद ने नंद वंश के टाइम पीरियड में मगध का और ज्यादा विस्तार किया। महापद्मानंद के बारे में पुराणों में लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है और जैन ग्रंथों में भी लिखा गया है। इसके अलावा एक यूनानी लेखक हैं जिनका नाम है कर्टियस। कर्टियस ने भी जो है वो महापद्मानंद के बारे में लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा हो जाते हैं महापद्मानंद, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की और उन्होंने नंद वंश के साथ साथ मगध का बहुत ज्यादा विस्तार किया। इंपॉर्टेंट है, कलिंग, अश्मक, इंद्रप्रस्थ, काशी, पंचाल, मिथिला आदि एरिया को उसने जीता। अब आता है महापद्मानंद के आगे, ऐसा बोला जाता है, कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा गया कि आगे महापद्मानंद के 8 बेटे थे और इन 8 बेटों ने ही बारी बारी महापद्मानंद के बाद शासन किया, जिसका अंतिम राजा होता है धनानंद। लेकिन कुछ में बोला गया कि इसके बेटे नहीं थे, ये आगे से आगे राजा थे नंद वंश के। तो नंद वंश में टोटल 9 राजाओं ने शासन किया था, जिसमें से धनानंद जो होते हैं वो नंद वंश के अंतिम शासक होते हैं। धनानंद के टाइम पीरियड में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 बीसी में, पोरस के साथ जो उनका युद्ध हुआ था। उस टाइम पे धनानंद ही मगध के साम्राज्य के सम्राट थे। थर्ड आता है कि धनानंद का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया।
अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से आए और किस तरह से धनानंद का अंत किया, तो एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। उसमें ऐसा लिखा गया है कि धनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण होता था जिसका नाम था चाणक्य। धनानंद बहुत ही ज़्यादा लालची, लोभी व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति था, उसको हर टाइम लालच, लालच, लालच ही दिखता था। तो लालच के चक्कर में उसने अपने साम्राज्य के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण हुए हैं, चाणक्य ब्राह्मण, उनको उन्होंने अपमानित किया। और चाणक्य ने उसको कहा था कि धनानंद, तुम्हारे साम्राज्य का अंत मैं ही करूँगा। मेरे द्वारा एक ऐसा क्षत्रिय जो है वो तैयार किया जाएगा जो आगे चल कर के तुम्हारे नंद वंश का अंत करेगा। और यही चाणक्य होते हैं जो आगे चल कर के चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय बनाते हैं, तैयार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को एक क्षत्रिय के रूप में, जो आगे चल कर के धनानंद का जो है वो अंत कर देता है, साथ ही साथ में नंद वंश का भी क्या कर देता है, अंत कर देता है, और आगे मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह से जो है वो मगध में 3 इंपॉर्टेंट वंश जो हैं वो शासन करते हैं, जिनमें से पहला आता है हर्यक वंश, दूसरा आता है शिशुनाग वंश और तीसरा आता है नंद वंश। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो वंश हैं मगध के, और इन तीनों ही वंशों ने मगध महाजनपद का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया। इसके बाद जो मौर्य वंश आया वो तो बहुत बड़ा वंश था। मौर्य वंश ने तो फिर पूरे के पूरे 16 के 16 महाजनपद वाले एरिया को मैक्सिमम को ऑक्यूपाई कर लिया था। राजा अशोक आते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया जीता। कलिंग तक भी बोला जाता है उन्होंने एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो इस तरह से मगध का जो है एक महान राज्य के रूप में मगध में जो है वो साम्राज्य स्थापित होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मगध में किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश के राजा कौन कौन है, ये हम आने वाली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल एचपी मित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।